हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.12 के बारे में, जो कि एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसमें सवाल थ्योरी ही है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि एक टॉपिक पर ही बेस्ड है। स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। हेनरीज लॉ आपने सॉल्युबिलिटी तो पढ़ा है। सॉल्युबिलिटी में आपने लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आपने तीन प्रकार के सॉल्यूट का चर्चा किया होगा: सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट, गैसियस सॉल्यूट। सॉलिड सॉल्यूट जब हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट में, वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लिक्विड सॉल्यूट जब हम लोग लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं तो केवल जो है ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक थ्योरी फॉलो करना चाहिए। मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट का मैचिंग होना चाहिए। बात बाकी लिक्विड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट जब जाता है तो टेम्परेचर या प्रेशर किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है, वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन गैसियस अगर हमारे पास सॉल्यूट हो तो वो अगर सॉल्यूशन में जाए, मतलब कि अगर उसको हम लोग लिक्विड सॉल्वेंट में डालें तो वहां पर वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से तो गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है, ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने किया होगा। कारण क्या है कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के सेंस में ही यहाँ हेनरीज लॉ आता है। वास्तव में ये हेनरी का ही पूरी तरह से लॉ नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर हेनरी के लॉ में डाल्टन लॉ भी मिला हुआ है। ठीक है, दोनों ही सेम टाइम में एक्सपेरिमेंट या रिसर्च कर रहे थे उस समय। समझे बात को ना। यहाँ पर हेनरी का लॉ क्या कहता है, जरा मैं इसका पहला जब स्टेटमेंट लिखाऊंगा तो आप में से बहुत लोग ऐसे बोलोगे जो कि सर ये तो स्टेटमेंट हमने बुक में नहीं पढ़ा, बहुत सारी बातें ऐसे बोलोगे। लेकिन समझ लो यहाँ पर कि जो स्टेटमेंट हम पहले लिखाएंगे वो हेनरी का स्टेटमेंट होगा, और फिर जाकर के उसमें डाल्टन का स्टेटमेंट हम मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हम स्टेटमेंट हम लोग डालेंगे वही स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग हेनरी के ओरिजिनल स्टेटमेंट के बारे में। समझिए, यहां पर हम लोग यहाँ पर पहले एक सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इसमें सॉल्वेंट है। ठीक है, अब यहां पर इस सॉल्वेंट में हम लोग गैस को डिसॉल्व करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहां पर गैस को डिसॉल्व करवाने के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए यहां पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक इतना वजनदार चीज रख करके इस पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर अभी ये छोटा सा कोई चीज है जो कि लो प्रेशर डाल रहा है ऊपर से, यहां अंदर में गैस फंसा हुआ है। तो ये गैस जो है हमारा, चूंकि प्रेशर लो है तो गैस भी यहां पर कम ही घुलेगा, क्योंकि ये पिस्टन जब तक नीचे की ओर नहीं आएगा तब तक इन गैसियस मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, और ये गैसियस मॉलिक्यूल प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर में। तो यहां पर जो है इस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। यहां पर जो है लेस सॉल्युबिलिटी है, लेस सॉल्युबिलिटी। कारण क्या है, तो ड्यू टू लो गैस प्रेशर, लो गैस प्रेशर। ये जो गैस का जो प्रेशर है उसके लो होने के कारण से यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या है, इन गैसों की कम है सॉल्युबिलिटी। कुछ कुछ गैस ही यहां पर अंदर में घुल करके टहल कूद रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर उसी सॉल्यूशन में इस बार यहां पर क्या करते हैं हम लोग, यहां पर ढेर सारा यहां पर गैस मॉलिक्यूल था, और हमने इस बार क्या किया, इस बार हमने जो है यहां पर बहुत ही हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया इस पर। जब हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन नीचे की ओर बहुत ही हाई प्रेशर से आएगा, और जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो इस गैस पर भी नीचे की ओर बहुत ही अधिक प्रेशर लगेगा। अब भाई साहब ये गैस जो है इस सॉल्यूशन पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण से यहां से ये गैस फटाफट यहां पर सॉल्युबल होगा, और यहां पर जल्दी जल्दी से ये घुसेगा, और ढेर सारा मॉलिक्यूल गैस का जो है वो पानी में घुल के यहां चहलकदमी करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ यहां पर हाई प्रेशर है तो यहां पर सॉल्युबिलिटी भी हाई हो जाएगा। हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ड्यू टू हाई गैस प्रेशर। ये जो गैस का प्रेशर हाई कर दिए है इसके कारण से गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, हाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां देखो थोड़ा सा मास यहां पर गैस का घुला हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, और यहां पर ज्यादा मास सॉल्यूट का गैस का घुला हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं पहले ही। टेम्परेचर यहां पर अगर इसका T टेम्परेचर है, इसका भी टेम्परेचर T है। अगर इसका 1 लीटर वॉल्यूम है तो इसका भी हम 1 लीटर ही वॉल्यूम ले रहे हैं। ठीक है ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम में
मास ऑफ गैस, मास ऑफ डिसॉल्व गैस जो आप देख रहे हो, जितना गैस घुला हुआ है वो डिपेंड कर रहा है इस गैस के प्रेशर पर। अगर गैस का प्रेशर हम लोग हाई करते हैं तो मास ऑफ डिसॉल्व गैस भी ज्यादा हो जाता है। अच्छा, ये गैस कौन है? तो ये गैस वो है, जैसे कि हम देखो यहां पर, एक तो है गैस जो कि यहां पर फ्री स्टेट में है, मतलब कि अभी घुले हुए नहीं है, और एक गैस है हमारा जो कि यहां पर सॉल्यूशन के अंदर में है, ठीक है ना। ये गैस हमारा फ्री है और ये गैस हमारा सॉल्यूशन में है। यहां पर देखोगे जब ये एक समय ऐसा आता है जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए यहां पर हम लोग प्रेशर हाई करेंगे, प्रेशर हाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, जो गैस फ्री है वो गैस सॉल्यूशन में मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर जब लगा देंगे तो कुछ हद तक गैस घुलेगा जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी इस सॉल्यूशन में। अब समझो यहां पर अगर यहां पर सॉल्वेंट की कैपेसिटी खत्म हो गई कि भैया अब तो हम गैस को नहीं घुला पाएंगे, तो उस समय क्या होगा, जितना गैस यहां पर घुलने आएगा उतना ही गैस को सॉल्यूशन भगा देगा ऊपर की ओर, भागो यहां पर जगह नहीं है मेरे पास। मतलब क्या हो गया, अब यहां पर प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा, वो गैस घुलेगा नीचे में तो ये गैस जाएगा ऊपर में। मतलब ये हो गया कि नेट चेंज यहां पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो हमारे पास ऊपर में वो कुछ गैसेस है जो कि नीचे की ओर प्रेशर लगा रहे हैं और नीचे में कुछ गैसेस है जो कि सॉल्यूशन में घुला हुआ है और चाह रहा है कि हम ऊपर की ओर भाग जाए, क्योंकि गैस तो ऊपर की ओर भागना चाहता है। तो यानी कि ये गैस चाहता है कि हम बाहर निकल जाए और ये गैस कहता है कि नहीं, तुम सॉल्युबिलिटी बनाए रखो। तो भैया जीतेगा कौन? जीतेगा वो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये हमारा जो डिसॉल्व्ड गैस है ये कुछ ना कुछ मास में डिसॉल्व्ड है। ये गैस, डिसॉल्व्ड गैस का मास उतना ही अधिक होगा जितना कि इक्विलिब्रियम स्टेट में ये जो बैठा हुआ ओपन गैस है इसका प्रेशर जितना हाई होगा। यानी कि ये प्रेशर अगर हाई लगाएगा तो ढेर सारा मास इसका डिसॉल्व रहेगा, घुला हुआ रहेगा। अगर ये प्रेशर कम लगाएगा ऊपर से तो थोड़ा सा मास यानी कम मास इसमें डिसॉल्व रहेगा। यानी कि समझ में आ गया होगा कि अगर हम ऊपर वाले गैस का प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, जो गैस इक्विलिब्रियम में हमारे पास फ्री में बैठे हुए हैं वो गैस जो है अगर उसका मास, उसका अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो ये गैस जो घुला हुआ है ना भैया, वो प्रेशर यहां पर लूज होने की वजह से ये बाहर निकल जाएगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगी। यानी कि हेनरी का स्टेटमेंट यहां पर ये था ओरिजिनल में कि द मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस, ये घुला हुआ गैस, द मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेना है। उस केस में यहां पर जो मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जो प्रेजेंट यहां पर गैस है उसके द्वारा लगाए जाने वाला जो प्रेशर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि स्टेटमेंट हेनरी का लॉ का लिखिएगा यहां पर, यहां से हमारा आंसर शुरू हो गया और यहां पर स्टेटमेंट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक द मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution। यानी कि ये जो गैस हमारा सॉल्यूशन में है और ये जो गैस हमारा फ्री है जो कि एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है, तो यानी कि जो सॉल्यूशन में जो गैस के साथ इक्विलिब्रियम बना के जो गैस बैठा हुआ है इस गैस के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? मास ऑफ दिस डिसॉल्व्ड गैस। समझे बात को? यानी कि अगर हम यहां से लिखें
तो मास ऑफ डिजॉल्व्ड गैस को करें, m माने वो जो मास ऑफ डिजॉल्व्ड गैस है कितने वॉल्यूम पर, तो यूनिट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहां पर प्रेशर ऑफ द गैस विच इज प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट विथ दिस सॉल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन के साथ में जो इक्विलिब्रियम के स्टेट में बैठा हुआ है ये वाला गैस, इस गैस के द्वारा लगाए जाने वाला अगर प्रेशर हमारा P हो तो इस प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन चीज, ये मास ऑफ द डिजॉल्व्ड गैस। समझ में आ गया, ठीक है। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है, यहां तक स्टेटमेंट पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे इसका डेरिवेशन निकालते हैं हम लोग। और इसके बाद जाकर के यहां पर देखिएगा, यहां से हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा जो m है वो इज इक्वल टू, और कोई कांस्टेंट यहां पर k आया है इनटू क्या हो गया p, ये p क्या हो गया, p गैस हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये जो हमारा ये m इज इक्वल टू k इंटू p हो गया, ये हमारा इसी का डेरिवेशन है, एक ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा और इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो डाल्टन के स्टेटमेंट के मुताबिक क्या हो गया था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन में घुला हुआ गैस है उसका मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, इन द वेपर फेज। ये उनका स्टेटमेंट था कि वेपर फेज में, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन के अंदर में जो गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर फेज में प्रेजेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो यहां पर हमारा हो गया x मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर गैस का। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो ये x इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग k डैश मान लेते हैं, मान लीजिए, और यहाँ इंटू क्या हो गया, p हो गया। अब देखिए यहां पर इसी को हम लोग k डैश को इधर भेज देते हैं, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/k डैश हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है, ये बचा हुआ रह जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी 1/k डैश, यही जो 1/k डैश है डाल्टन के हिसाब से जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिला है, उसमें अगर उसका रेसिप्रोकल लिया जाए तो 1/k डैश बन रहा है, इसी को लिखा जाता है KH इंटू x, और यहीं से लोग पढ़ता है क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये x क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहां पर KH क्या हो गया, यहां पर KH हो गया हेनरीज कांस्टेंट, KH हो गया हेनरीज कांस्टेंट, x हो गया यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और ये मोल फ्रैक्शन कहां का, तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर का, ना कि वेपर फेज का, ठीक है। ये सॉल्यूशन के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन, ये KH हो गया हेनरीज कांस्टेंट। ये जो KH है वो गैस के पार्शियल प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस, इन सब फैक्टर पर डिपेंड करता है। समझे बात को, ये KH का वैल्यू सब पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पर यही हमारा हेनरी लॉ है। अब प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ भी अगर ड्रॉ करना चाहे, हेनरी लॉ का लोग यही फॉर्मेट पढ़ता है। अल्टरनेटिवली अब यहां पर लोग जो पढ़ता है हेनरीज लॉ को इस तरह से कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। इस रूप में उसको याद करता है। आप चाहेंगे तो फिर से एक बार रिपीट करके आप उसको सुन करके लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, हालांकि यही आप लोग पढ़ते होंगे बुक में, यही स्टेटमेंट लिखते भी होंगे, ठीक है। हम कुछ नया आपको करके दिखा दिए, समझे बात को ना। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अगर इसका हम ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ के लिए केमिस्ट्री में जनरली क्या होता है ना, एक ही ग्राफ काम करता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब देखो यहां पर ये जो हमारा देखोगे, इसको अगर हम लोग इस इक्वेशन को अगर हम लोग लिखे इस तरह से, p इज इक्वल टू KH इंटू x प्लस 0, तो कोई दिक्कत है, यही चीज लिखा हुआ है। अब यही हमारा जो है ना, ये लिखा गया y इज इक्वल टू, ये हो गया m इंटू x प्लस यहां पर हो गया c। अब प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ देखिए अगर, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी में ग्राफ क्या होता है, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर ग्राफ जाता है, लेकिन ये तब जाएगा जब हमारा स्लोप निगेटिव होगा, ठीक है ना।
और स्लोप निगेटिव माने कि ये जो m है, m का मान स्लोप होता है, m का मतलब स्लोप होता है, और ये m का वैल्यू टेन थीटा के इक्वल होता है। यानी ग्राफ में अगर थीटा दिया हुआ रहेगा तो टेन थीटा निकाल करके हम लोग m के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर माइनस m होता तो सेकेंड से फोर्थ की ओर ये ग्राफ ऐसे जाता, और यहाँ पर प्लस m है तो ये ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर जाएगा। जहां पर अगर हम बता दें यहाँ पर कि ये जो y बराबर mx प्लस c है उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, जिसमें यही जो डिस्टेंस होता है y इंटरसेप्ट यही c कहलाता है, और ये जितना एंगल होता है, ये जो x एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है, ये एंगल यहाँ मेजर करो चाहे यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर लो, थीटा, इसी का टेन थीटा अगर हम निकालते हैं तो यही हमारा स्लोप यानी m का वैल्यू देता है। ये हमारा x डिस्टेंस है, ये हमारा y डिस्टेंस है, समझे, y एक्सिस है, समझे, ठीक है। तो यहां पर देखिए y एक्सिस पर क्या प्लॉट किया हुआ है, पार्शियल प्रेशर प्लॉट किया हुआ है, यानी कि हम भी यहां पार्शियल प्रेशर प्लॉट कर देंगे, ठीक है, यहां बैरोमीटर में प्लॉट कर देंगे। यहां पर देखिएगा x एक्सिस पर हमारा क्या प्लॉटेड है, ये x यानी मोल फ्रैक्शन प्लॉटेड है, ये हमारा गैस का मोल फ्रैक्शन हो गया, सॉल्यूशन के अंदर में गैस का मोल फ्रैक्शन। अब देखिए c का मान 0 है, मतलब कि c का मान 0 है, यानी कि ये लाइन ऑरिजिन से गया होगा, ये हमारा ऑरिजिन से गया, यहाँ पर ग्राफ यहाँ ऑरिजिन से जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जब इतना सब कुछ कर दिए तो m के प्लेस पर कौन बैठा हुआ है, m के प्लेस पर KH बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग इस ग्राफ में जो भी यहाँ पर थीटा होगा उस थीटा के लिए अगर हम टेन थीटा को इक्वलाइज कर दें m के इक्वल, तो ये m का वैल्यू क्या दे रहा है, KH दे रहा है, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही हेनरीज कांस्टेंट के इक्वल होगा, समझे। यानी कि अगर हम लोग किसी गैस की सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी में गैस के पार्शियल प्रेशर, वेपर फेज पार्शियल प्रेशर को प्लॉट करें, अगर हम गैस के सॉल्यूशन में उनके मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में प्लॉट करें, तो जो हमारा जो यहाँ ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा विद अ पॉजिटिव स्लोप, और उस ग्राफ का जो एंगल होगा उस एंगल का टेन थीटा जो स्लोप कहलाएगा वही हेनरीज कांस्टेंट के इक्वल होगा, समझे बात को, जो कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पर फिक्स होता है पर्टिकुलर गैस के लिए, समझे बात को। अब यहां पर गैस का नेचर बदलेगा, ठीक है, सॉल्वेंट का नेचर बदल जाएगा, टेम्परेचर बदल जाएगा, प्रेशर बदल जाएगा, तो उस केस में KH का मान भी बदल सकता है, वैरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, समझे बात को। तो यही हमारा हेनरी लॉ था। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में कई सारे एप्लीकेशन है हेनरी लॉ के, आप यहां पर सुन ले और उसको आप लोग नोट भी कर लें, या फिर किसी नोट से आप लिख लें, हम जो यहाँ पर एप्लीकेशन बताएंगे वो आपके बुक में मिल जाएगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपके घर में भी ये प्रेजेंट रहता है, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर आप लोग पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलाया रहता है, किसमें, वाटर में, ठीक है ना। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी को मेंटेन रखना पड़ता है, सॉल्युबिलिटी वो गैस बाहर ना निकले, इस श्योरिटी के साथ बहुत ही हाई प्रेशर अप्लाई करके गैस के द्वारा जब आप खोलते हो ढक्कन, देखते हो फुस से गैस निकलता है, वही गैस एक्स्ट्रा वहां भरा गया था ये गैस के रूप में। अभी जो हम यहाँ पर बर्तन के ऊपर में यहाँ सॉल्यूशन में गैस घुलाए थे और ऊपर में जो यहाँ गैस रखे हुए थे, ये गैस एक्स्ट्रा होता है, ठीक है ना। जैसे ढक्कन खुलता है यहाँ पर तो ये गैस फटाक से निकल जाता है, तुरंत ही ये गैस रह जाता है लेकिन ये गैस निकल जाता है, उसी से आवाज आती है। और यही गैस क्या करता है, एक प्रेशर अप्लाई करके रखता है, यही पी प्रेशर अप्लाई करके रखता है ताकि ये गैस हमारा घुला हुआ रहे, नीचे की ओर रहे, समझे बात को ना। यानी कि टू मेंटेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in water in cold drink और सोडा वाटर, the bottle is sealed at high pressure, ठीक है ना, बोतल को हाई प्रेशर पर सील किया जाता है। आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से सुन करके नोट भी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब हाई एल्टीट्यूड पर क्लाइंबर्स यानी कि जो हमारे पर्वतारोही सब होते हैं वो जाते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ाई करते हैं तो ऊपर जाने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो घट जाता है, जिसके कारण से ये प्रेशर घटेगा भैया तो क्या होगा कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये बाहर निकलता है तो ये नस जो होता है ना, उससे जब गैस बाहर निकलेगा तो नस में हवा भरने लगता है, कभी कभी नस फट भी जाता है, नाक सबका नस फट जाता है, नाक से जो ना ब्लड निकलने लगता है। इस बीमारी को जो हमारा लो ब्लड प्रेशर हो जाता है ना, क्लाइंबर्स में ये बीमारी एनॉक्सिया नाम से जानी जाती है, जिसके कारण से मेंटल एबिलिटी या थिंकिंग कैपेसिटी कह सकते हैं वो आदमी की घटने लगती है, सोचने की क्षमता घटने लगती है कि पैर कहाँ रखें, कहाँ पर हम लोग कदम रखें, जो हम लोग मतलब कि वो कभी कभी गड्ढे में भी गिर जाते हैं, ठीक है, अधिकतर केस में ऐसा होता है। वही स्कूबा डाइवर्स की अगर एग्जांपल लेंगे
तीसरा एप्लीकेशन बता रहे हैं। स्कूबा डाइवर्स जब नीचे की ओर जाते हैं, समुद्र तल से बहुत नीचे की ओर जाते हैं, तो आप लोग एक चीज समझ लीजिएगा, जब भी स्कूबा डाइवर्स 100-150 मीटर अगर नीचे रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, और जब ऊपर आने की बारी होती है ना, तो वो डायरेक्ट अगर ऊपर आएगा, सीधे एकदम ऐसे करके डायरेक्ट ऊपर अगर आ गया तो उनका ब्रेन हेमरेज कर जाएगा, वो मर जाएगा। बोलो का है? तो बात यहां पर ये है कि जब स्कूबा डाइवर्स नीचे में जाता है तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने के कारण से ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि जो हमारे गैसेज, जो ऑक्सीजन हमारे पास होती है, उसके अलावा कई सारे गैसेज जो होती है ना अंदर में, खून में डिजोल्व हो जाता है, ब्लड में सॉलिबिलिटी उनकी बढ़ जाती है हाई प्रेशर होने के कारण से, और वो घुल जाते हैं खून में। और अगर वो एकाएक ऊपर आएंगे तो एकाएक प्रेशर के घटने के कारण से वो सारी गैस की सॉलिबिलिटी घटेगी और तुरंत सब गैस बाहर निकलना शुरू कर देंगे, और मे बी ब्रेन का जो नस हो सकता है वहां पर गैस की, उस नस में गैस की अत्यधिक मात्रा भरने के कारण से ब्रेन का अगर नस फट गया या फेफड़े में अगर गैस भर गया, वो गैस अगर बाहर नर्वस सिस्टम से निकला और वो ब्लड से बाहर निकलने लगा, वो फेफड़ा में अगर भर गया तो फेफड़ा भी अंदर से डैमेज हो सकता है, और हमारा जो ये ब्रेन का नस है वो भी डैमेज हो सकता है, यानी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। कई सारी बीमारियां होती है। इसलिए स्कूबा डाइवर्स जब नीचे से ऊपर की ओर आते हैं ना, तो 10-15 मीटर ऐसे डिस्टेंस की ओर आने के बाद थोड़ा सा वहां रुक जाते हैं ताकि प्रेशर वहां का मेंटेन हो सके। जब वो प्रेशर उनका मेंटेन कर लेता है माइंड, तब वो ऊपर की ओर जाते हैं, फिर से रिलैक्स करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, इसे रिलैक्स करते करते ऊपर जाते हैं। समझे बात को ना? तो ये हमारा क्या है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है कि हेनरी लॉ यहां पर एप्लीकेबल है। अब हेनरी लॉ कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं भी होता है। कहां कहां नहीं होता है? 4 कंडीशंस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें कि हेनरी लॉ जो है ना, थोड़ा सा हेनरी लॉ वहां पर अपने रूल से डेविएट कर जाता है। जैसे कि हम यहां पर बताते हैं कि अगर प्रेशर बहुत ही हाई होगा, ये प्रेशर अगर हाई होगा तो वहां पर क्या होता है ना कि लॉ हमारा लेस एक्यूरेट हो जाता है, और वहां पर हेनरीज कांस्टेंट वगैरह की जो होती है ना, उनमें डेविएशंस नंबर में आने लगते हैं। इस कारण से प्रेशर जो है ना वो हमारा हाई नहीं होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए। जब प्रेशर लो होगा तभी हेनरी लॉ वहां पर काम करेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत ही लो होता है तो उस केस में भी हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। कारण क्या है यहाँ पर कि जब यहाँ पर प्रेशर बहुत ही हाई कर देंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है, गैस घुल जाएगा वहां पर जो है ना, ऑलमोस्ट जबरदस्ती गैस घुल जाएगा, वहां प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन में कोई संबंध ही नहीं रहेगा। टेम्परेचर जब लो रहेगा, बहुत ही लो रहेगा टेम्परेचर, तो गैस जो है ना अंदर में जाकर के फंस के रह जाएगा, वो प्रेशर अप्लाई कर ही नहीं पाएगा, वहां पर भी लॉ खराब हो जाएगा। यानी कि प्रेशर ना ही हमारा हाई होना चाहिए, टेम्परेचर ना ही ज्यादा लो होना चाहिए। टेम्परेचर लो चल सकता है, ज्यादा लो नहीं चल सकता है। समझे बात को ना। और तीसरी बात क्या है कि गैसेस हमारा हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए वाटर। जैसे अमोनिया गैस की बात कर लें तो अमोनिया गैस वाटर में सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो वाटर में हाईली जब सॉल्युबल होगा तो भाई वाटर में वो घुल जाएगा आराम से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। फिर काहे वो उसको रोकने के लिए हमको ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा? नहीं लगाने पड़ेगा, तब वहां पर उस प्रेशर का कोई काम ही नहीं, क्योंकि वो अंदर में आराम से पानी से दोस्ती कर चुका है, भैया हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है। इसलिए ऊपर के प्रेशर से कोई मतलब नहीं रहेगा उसको, और हेनरी लॉ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारा गैस जो होना चाहिए ना वो वाटर में हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। और सबसे चौथा यहाँ पर क्या है कि हमारा गैस वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर अमोनिया की ही बात करें तो अमोनिया वाटर में घुल करके डिसॉल्व होकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन करता है, मतलब केमिकली रिएक्ट कर जाता है। और इसी कारण से इन सब गैसों के केस में जो है ना हेनरी लॉ फेल कर जाता है। तो कुछ लिमिटेशंस है जिसको कि ध्यान में रखते हुए हेनरी लॉ का स्टडी किया जाता है। तो आई होप आपको हेनरी लॉ आज समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक वीडियोस और आपके द्वारा पूछे गए न्यूमेरिकल्स का वीडियोस प्लस एनसीईआरटी से जितनी भी थ्योरी है सभी का वीडियो प्रॉपरली अपलोडेड होते रहता है यहाँ पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रेस्ट करिए, टेक केयर।